हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आज प्रैक्टिस सेट हम 9 का अध्ययन करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण दो ही प्रश्नों की बात किए हैं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा था। हमने सोचा कि क्या पूछता है, किस तरह से पूछता है, तो वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रश्न के उत्तर को तैयार किया है। और मैं चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और एक चीज और बता दें कि आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल से, चूंकि हर वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, अगर आप जुड़ते हैं तो आपके लिए मतलब फायदा होगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर मैं भेजता हूं। तो यूट्यूब पे आप मिस कर जाएंगे, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे आपका पड़ा रहेगा, जिसे आपको जब चाहें तब अपनी सुविधा अनुसार उसे देख सकते हैं। खोजने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी दो है, बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां का वर्णन कीजिए तथा व्यायाम एवं खेल प्रदर्शन पर उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। यानी जो इंटरनल ग्लैंड्स है उसका अध्ययन तो करिए ही करिए, लेकिन खेल पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है और व्यायाम पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, और यह मस्तिष्क के आधार हाइपोथैलेमस के नीचे छोटी मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है। यह मटर के दाने की आकार की ग्रंथि है। 0.5 ग्राम इसका वजन होता है। और इसे विशेषताओं में बात करें, इसकी विशेषता क्या है, इसे मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यानी इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए किया जाता है कि बहुत सारी और भी इंटरनल जो ग्लैंड्स हैं उनको उस पे अपना कंट्रोल, यानी मतलब उस पे नियंत्रण रखती है। अब इसमें से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो देखिए, ग्रोथ हार्मोन जिसको GH से हम कहते हैं, शरीर की वृद्धि एवं मांसपेशियों के विकास के लिए यह सहायक होता है। दूसरा है TSH जो थायराइड्स को नियंत्रित करता है। ACTH अधिवृक्क ग्रंथि को सक्रिय करता है। FSH एवं LH जनन ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। यानी हम कह सकते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है यह इस तरह के हार्मोन स्रावित करता है और उस पर नियंत्रण रखता है। देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं इसमें खेल में इसका क्या महत्व है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। देखिए, पहला है मांसपेशी विकास, यानी ग्रोथ हार्मोन मांसपेशी एवं हड्डियों की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा है ऊर्जा नियंत्रण, अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित कर ऊर्जा उत्पन्न संतुलित करता है। तीसरा है सहन शक्ति वृद्धि, यानी शरीर की समग्र वृद्धि और रिकवरी में मदद करता है। और तीसरा है हार्मोन, चौथा हार्मोन संतुलन, यानी खिलाड़ियों में शारीरिक विकास एवं प्रदर्शन क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पांचवा है रिकवरी, चोट के बाद ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। यानी हम कह सकते हैं जो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स है यह इस तरह से हम खेल में हमारे लिए सहयोगी होता है। लंबा हो रहा है, जैसे हमने ये लगा कि अगर किसी दो ग्रंथि का नाम रख करके पूछता है तो आपका उत्तर बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा उसको विस्तार से अपने हिसाब से इसको सेट करने का प्रयास किया कि दो ही अगर ग्लैंड्स का नाम पूछता है तो ठीक, अगर सभी यानी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की आप व्याख्या करिए, व्यायाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा सा हम डिटेल कर दिए हैं। आप इसमें कम करना चाहे तो एक एक दो दो पॉइंट कम करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा ग्रंथ, यकृत ग्रंथ, सबसे बड़ा शरीर की ग्लैंड्स होता है। यहाँ आप देखते हैं इसकी स्थिति यानी लोकेशन की बात करें, यह उदर गुहा
जो के दाहिनी ऊपरी भाग में डायफ्राम के नीचे यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह डायफ्राम जो है, और इसी के नीचे यह यहाँ पे यह ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लीवर बोलते हैं। और स्राव क्या करता है, पहला पित्त रस जो बाइल वसा के पाचन में सहायक होता है और विभिन्न प्रोटीन एवं एंजाइम का यह निर्माण करता है। पित्त रस वसा के पाचन में सहायक रहता है और विभिन्न प्रोटीन एवं एंजाइम का भी निर्माण करता है। अच्छा, इसका मुख्य कार्य की बात करें, यानी हम कह सकते हैं यकृत जो है, जो लीवर का जो मेन फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है, देखें, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोज के रूप में संचित करना, दूसरा है विषैले पदार्थ का अपमार्जन, और तीसरा है वसा एवं प्रोटीन के उपाचय में भाग लेना, चौथा रक्त का शोधन एवं पोषक तत्वों का संतुलन। तो यकृत का हमने देखा कार्य क्या है, कौन सी ग्लैंड स्रावित करती है और ये कहाँ रहती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है आपका लीवर यकृत ग्रंथि, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। नेक्स्ट देखते हैं थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्लैंड स्थित, इसका लोकेशन, यह गर्दन के अग्रभाग में कंठ नली के नीचे तितली के आकार की ग्रंथि होती है। ये देखिए ना, ये देखिए, ऐसे तितली के आकार की यह ग्रंथि होती है कंठ के नीचे। और स्रावित हार्मोन जो थायरॉक्सिन, जिसको हम T4 से कहते हैं, और ट्राई आयोडो थायरोनिन जो है, इसको T3 से हम संबोधित करते हैं, और कैल्सीटोनिन, यानी इस तरह से 3 तरह के ये हार्मोन स्रावित करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर की उपाचय दर नियंत्रित करना, जिसको मेटाबॉलिज्म रेट बोलते हैं, ऊर्जा उत्पादन एवं ऑक्सीजन उपभोग बढ़ाना, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक, और शरीर के तापमान को संतुलित रखना। थायराइड ग्लैंड्स का ये काम है, जो आप देख सकते हैं। ये थायराइड ग्लैंड का भी हमने यहाँ पे एक पिक रख दिया है, तो थायराइड ग्लैंड्स क्या है। इसी तरह से मैं सारे ग्लैंड्स जो इंटरनल ग्लैंड्स है उसकी बात करेंगे। अब इसका थायराइड ग्लैंड का जो एक खेल में क्या महत्व है, इसको देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर खिलाड़ी की सहन शक्ति, एंडुरेंस बढ़ाती है, शरीर के वजन एवं फिटनेस को संतुलित रखती है, मांसपेशियों को सक्रिय रखने में सहायक, थायराइड असंतुलित होने पर थकान, कमजोरी या वजन वृद्धि इसमें प्रभावित हो सकता है। यानी इस तरह से खेल में इसका महत्व है। बात करते हैं नेक्स्ट और ग्लैंड्स की। यहाँ पे देखेंगे जो पैराथायराइड्स ग्लैंड्स की हम बात करें, शरीर में पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित 4 छोटी छोटी मसूर के दाने जैसी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये पैराथायराइड हार्मोन PTH का स्राव करती है, जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। यह हड्डियों, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम संतुलन बनाए रखती है। और इसमें खेल में इसका क्या महत्व है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, ऐंठन की संभावनाएं कम करती है। ये आपका है, ये जो थायराइड पैराथायराइड जो ग्लैंड्स है, उसका आपको एक यहाँ पे फिगर है, ये जो रेड वाला आप देख सकते हैं, ये है, ये पैराथायराइड्स ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा पैराथायराइड ग्लैंड्स। अगर मेरे चैनल पे हो तो एक लाइक तो जरूर करिए प्रोत्साहन के लिए, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। मैं देखता हूं कि 400, 500, 1000, 2000 देखने वाले लोग देख लेते हैं, लेकिन एक लाइक्स में जैसे लगता है उनका कितना नुकसान हो जाता है। मैं पैसे भी तो नहीं मांगता हूं, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि एक ऐड हमारा चलने दीजिए, चला देंगे तो अच्छी बात है। ऐसा भी नहीं है कि यूट्यूब से मैं बहुत अर्निंग करता हूं, ये हमारा एक शौक है और आपका सहयोग के लिए हम पढ़ाते हैं, तो एक लाइक तो मेरे सहयोग के लिए बनता है। चौथा है थाइमस ग्रंथि। अब इसमें क्या है, थाइमस जो ग्रंथि फेफड़ों के बीच यानी छाती की हड्डी स्टर्नम के पीछे स्थित होती है, जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है।
महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा अंग या बचपन में यौवन तक सक्रिय रहती है और टी लिम्फोसाइट जो टी सेल्स होता है का निर्माण करती है जो संक्रमण से लड़ती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन छोड़ती है, थाइमोसिन हार्मोन छोड़ती है और उम्र के साथ सिकुड़ कर वसा में बदल जाती है, यानी एक समय के साथ वो खत्म हो जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है और जो है दूसरा है प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करती है और खेल में इसका महत्व खिलाड़ी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और संक्रमण से सुरक्षा देती है। ये है आपका थाइमस ग्लैंड्स जो स्टर्नम के पीछे फेफड़ों के बीच में स्थित होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको ऐड कर रहा हूं कि ये मेरा पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये है आपका पार्ट 3। जो आने वाले टीजीटी 3 जून या 2 जून को प्रस्तावित है उस एग्जाम के लिए परफेक्ट है। मैं बताऊं एलटी ग्रेड में 80 से 85 प्रश्न मेरे पीडीएफ से मिले हुए थे। अगर कोई व्यक्ति या छात्र इसे परचेज करना चाहता है तो चूंकि अमेजन पे आउट ऑफ स्टॉक है, वहां पे उपलब्ध नहीं है और बात हो रही है वो प्रकाशन मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे में अगर आप चाहते हैं इसको परचेज करना, पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे पीडीएफ आपको दे दूंगा 100 रुपया में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको मैं व्हाट्सएप नंबर 9450 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप ये लेते हैं तो ये आपको शारीरिक शिक्षा एलटी गेट मुख्य परीक्षा 2026 का ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए इसी नंबर पे हम ये फ्री कर देंगे। लेकिन केवल अगर इसको आप खरीदते हैं तो आप इसका भुगतान 50 रुपया करके आप खरीद सकते हैं और जितना भी क्लास में लेता जाऊंगा, अपडेट करता जाऊंगा, उस अपडेट का कोई चार्ज मैं नहीं लूंगा। बस आपको कहना है कि सर अपडेटेड जो पीडीएफ है उपलब्ध कराया जाए तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं, लेकिन 50 रुपया तो लूंगा। और 50 के बाद अगर आप एलटी ग्रेड जो मतलब टीजीटी का लेना चाहेंगे तो 100 रुपया अलग से लूंगा, यानी 150 रुपया आपके खर्च होंगे। तो बात करते हैं अधिवृक्क जो एंड्रिनल ग्लैंड्स होता है वो क्या होता है, इसकी भी बात करते हैं। एंड्रिनल जो अधिवृक्क ग्रंथियां दोनों गुर्दों, देखिएगा ये किडनी, दोनों गुर्दों जिसे किडनी कहते हैं के ऊपर स्थित छोटी त्रिकोणीय अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये मुख्य रूप से जो कोर्टिसोल यानी तनाव प्रबंधन, जो एल्डोस्टेरोन रक्तचाप और जो एड्रेनालाइन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन बनाती है, जो चयापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली और तनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करते। इनके 2 मुख्य भाग हैं, बाहरी कार्टेक्स और आंतरिक मेडुला, बाहरी कार्टेक्स और आंतरिक मेडुला। और इसका मुख्य कार्य क्या है? जो एड्रेनालिन एवं कार्टिसोल स्रावित करती है, तनाव एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया नियंत्रित करती है। खेल में इसका महत्व त्वरित प्रतिक्रिया में सहायक, हृदय गति एवं रक्तचाप बढ़ाकर प्रदर्शन सुधारती है और प्रतियोगिता के तनाव को संभालने में मदद करती है। तो खेल में महत्व, ये देखिए यहाँ पे ये जो है यही है आपका एड्रिनल ग्लैंड, यही है आपका एड्रिनल ग्लैंड, जो कि मैं एक फिक के द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास किया हूं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे अग्नाशय, जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं। ये अग्नाशय पेट में अमाशय के पीछे स्थित एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो पाचन एंजाइमों, जो एमाइलेज लाइपेज के जरिए भोजन पचाने और इंसुलिन व ग्लूकागॉन हार्मोन के जरिए ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के दोहरे कार्य करती है। यह लोबदार सैल्मन रंग का अंग लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके मुख्य कार्य जो एक्सोक्राइन पाचन और एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं। यही है आपका पेनक्रियास, यही है पत्ते के समान जो है ये आपका है पेनक्रियास, जो शरीर में पाया जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इंसुलिन एवं
ग्लूकोगान स्रावित करता है। जैसे शुगर आपका नहीं बढ़ता, स्रावित नहीं करता है तो शरीर में शुगर बढ़ जाता है। रक्त शर्करा स्तर नियंत्रित करता है, यानी रक्त में शर्करा मतलब चीनी की मात्रा को वो कंट्रोल करता है। खेल में महत्व, ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है, लंबी अवधि खेलों में सहन शक्ति बनाए रखता है। अगर आप देखेंगे जिसको शुगर हो जाता है तो किसी खेल को अच्छे तरीके से, किसी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, हांफने लगता है, क्योंकि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो कमजोर होने लगता है, पीला पड़ने लगता है और सूखने लगता है अगर उसको इलाज नहीं कराता है तो। पहले लोग कहते थे सुखंडवा रोग हो गया इसको, लेकिन सुखंडवा अब शुगर में बदल गया, क्योंकि उस समय जानकारी नहीं थी। शुगर मतलब होता चीनी, यानी शरीर में चीनी का मात्रा बढ़ जाता, सब लोग जानते हैं। जनन ग्रंथियां जिसको हम सेक्स ग्लैंड्स कहते हैं, इसका मुख्य कार्य पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और स्त्री में एस्ट्रोजन एवं प्रोटेस्टेरॉन। और इसका खेल में क्या महत्व है? मांसपेशी शक्ति एवं सहन शक्ति में वृद्धि, शारीरिक संरचना एवं प्रदर्शन क्षमता प्रभावित करती है। और पीनियल ग्रंथि, आठवां है पीनियल ग्रंथ क्या होता है? जो इसका मुख्य कार्य जो मेटाटोनिन स्रावित करती है, नींद जागरण चक्र नियंत्रित करती है, खेल में मदद, पर्याप्त नींद से रिकवरी बेहतर होती है और मानसिक एकाग्रता एवं प्रदर्शन में भी सुधार होती है। तो इस तरह से हमने देखा जे अंतर स्रावी ग्रंथियां यानी इंटरनल जो ग्लैंड्स होते हैं उसके कार्य क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो होता क्या है और हमारे खेल में उसका क्या महत्व है, कौन कौन सी ग्रंथियां स्रावित करती है। तो हमने कम समय में बहुत सारे शब्द में समेट करके बताने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर दूसरा है, दो इसीलिए लाए कि लंबा हो रहा था प्रश्न, ये दो ही प्रश्न का सीरीज लाए। रीढ़ की प्रमुख पोस्चर विकृतियां जिसको हम कहते हैं, आसन खराब होना, जैसे स्क्योलोसिस और काइफोसिस या हम लॉर्डोसिस, ये तीन प्रकार के शरीर हम पोस्चर की बात करेंगे। मैं भूल गया हूं इसका डायग्राम लगाना, लेकिन बुक में मैं इस डायग्राम लगा दूंगा। मिस्टेक हो गया, कहीं चले गए हैं तो सोचे थे सारा का डायग्राम, हालांकि पीछे बहुत सारे ऐसे क्लासेस मेरे मिलेंगे आपको डायग्राम के साथ। यहाँ देखिए, शारीरिक पोस्चर विकृतियां शरीर की मुद्रा, बैठने खड़े होने या चलने में होने वाली असामान्य विसंगतियां हैं जो रीढ़ की हड्डी, मांसपेशियों या जोड़ों को प्रभावित करती है। ये गलत आदतों के कारण उत्पन्न होती है जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, दर्द होता है और दैनिक जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं ये पोस्चर क्या होता है, पोस्चर के बारे में हमने यहाँ पे बताया। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि ये पोस्चर है उसके सुधार, उसके लक्षण क्या होते हैं। काइफोसिस की बात करते हैं हम। काइफोसिस क्या होता है? काइफोसिस वह अवस्था है जिसमें रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग जो थोरेसिस क्षेत्र असामान्य रूप से पीछे की ओर, मैं कहा ना ये जैसे गर्दन है और ये सामान्य रूप से, जैसे मान लीजिए आदमी है जो ये है, जो असमान पीछे की ओर अधिक झुक जाता है जिससे व्यक्ति कुबड़ जैसा दिखाई देता है। एक कुबड़, जैसे ये कुबड़ हो गए, कुबड़ जैसा दिखाई देता है, उसी को हम बोलते हैं काइफोसिस। अक्सर ये महिलाओं में इस तरह की विकृतियां देखने को मिलता है। पहले हर पुरुष में ये विकृतियां देखने को मिलता था, क्योंकि वो अपने कंधे पे शिखर बहिया जिसको हम बोलते हैं गांव में, उस पे वो वजन उठाने का काम करता था। तो अक्सर जो वृद्ध पुरुष जो है कुबड़ बन जाता था और वो झुक जाता था वजन उठाते उठाते। तो इस तरह से हम कहते हैं इसका कारण क्या होता है? गलत बैठने खड़े होने की आदत। जैसे आदमी क्या होता है एकदम लुंज पुंज जैसे बैठता है तो धीरे धीरे निकल जाता है, ये आगे झुकता जाता है। इसलिए हमेशा अपने पोस्चर को सही करके कुर्सी पे बैठने का प्रयास करिए। मांसपेशियों की कमजोरी, अगर मांसपेशियां कमजोर है तो भी झुक जाता है। और विटामिन डी की कमी, अब तो हम भारत में देख रहे हैं कि आदमी गोरा होने के चक्कर में, मतलब बाहर जाएगा तो सांवला हो जाएगा, बोलता है स्किन डिजीज हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगा, तो धूप में निकल ही नहीं रहा, जैसे जिसकी व्यवस्थाएं हो जा रही हैं। और धीरे धीरे विटामिन डी की कमी, भारत में बहुत सारे लोग डी की कमी से प्रभावित हैं और डॉक्टर के पास जाएंगे कहेंगे झंझना रहा, तो एक तो डी गोली लिख देगा हफ्ता में एक तो खाने के लिए। तो वो चीजें हैं।
लंबे समय तक झुक कर पढ़ना। अगर आप काफी लंबे समय तक मान लीजिए सीबीएसई यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं और बैठे हैं 4-4 5-5 घंटा एकदम लंबे समय तक बैठे रहना झुक करके, तो भी बिना मेज कुर्सी की पढ़ाई नहीं होती भाई। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आज ही अपने लिए एक मेज और कुर्सी, और ऐसा कुर्सी जिसमें मतलब ये पीछे का एकदम सीधा हो और एकदम सटा हो आपके पेट से, और बैठ करके टेबल पे पढ़िए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दुष्प्रभाव पीठ का दर्द, यानी उसका दुष्प्रभाव क्या होता है? अगर ये काइफोसिस हो जाता है, श्वसन क्षमता में कमी या व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव, इस तरह के मतलब आप देखेंगे का है कुबड़ा जातक, बहुत सारे सीरियल में देखेंगे कि ये कुबड़ा कुबड़ा कह करके लोग चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को इंफीरियरिटी महसूस होती है। इसके सुधारात्मक उपाय क्या है भाई? भुजंग आसन, धनुरासन, बैक एक्सटेंशन व्यायाम, सही बैठने की आदत और पौष्टिक आहार, ये सब चीज लेंगे, ऐसा करेंगे तो आपको काइफोसिस होने की संभावनाएं नहीं होगी। क्योंकि जब जन्म लेते हैं तो भाई एकदम नेचुरल, जैसे सब लोग जन्म लेते हैं तो बाद में आदत अपनी जैसे हो जाती है, तो आपकी आदत से, आपके पोस्चर से लोग आपको बिना देखे पीछे से समझ जाते हैं ये फला व्यक्ति जा रहा है। ये पोस्चर इतना महत्वपूर्ण कारक होता है। एक व्यक्ति को पीछे से देख करके उसको कपड़ा छिंद कर दीजिए, लेकिन अक्सर जो पहचानने वाला जान जाएगा यही व्यक्ति है, क्योंकि वह व्यक्ति, इसका पोस्चर ऐसा ही है। लॉर्डोसिस है दूसरा है। लॉर्डोसिस वह विकृति है जिसमें रीढ़ की कमर वाले भाग, लंबर क्षेत्र सामान्य से अधिक अंदर चला जाता है। जैसे मान लीजिए कमर वाला है ना, तो सामान्य से अधिक ये अंदर चला जाता है। कारण क्या होता है? मोटापा। जब बहुत ज्यादा आदमी मोटा होता है तो फेंक देता है, वजन होता है, ये भाग अंदर चला जाता है, पेटवा बाहर आ जाता है। पेट की मांसपेशी कमजोरी, हाई हील पहनना, गलत खड़े होने की आदत से भी इस तरह की विकृतियां आ जाती हैं। लक्षण इसमें क्या होता है? कमर में दर्द, पेट आगे की ओर निकला हुआ, और तीसरा दिखाई देना। मतलब आप देखेंगे कि आप अपना बेल्ट नहीं देख सकते। अगर आप बेल्ट नहीं देख पा रहे तो ये मान के चलिए आपके ऊपर मोटापा हावी है, और मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं। आप देखिए, अगर आपको बेल्ट दिखाई दे रहा है तो समझिए कि कुछ ठीक है पेट। अगर एकदम दिखाई दे रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह 30-40 साल के अथक मेहनत के बाद एक पेट की आकृति आपको मिलती है। और ऐसा सोचते हैं कि 5 दिन में हम इसको गला देंगे, नहीं। जब ये 30 से 35 साल के अथक मेहनत के बाद आपको पेट का स्वरूप मिलता है, और चाहते हैं कि 5 दिन में, कोई कह दे भैया आपका पेट निकल गया और 5 दिन में खत्म हो जाए, तो संभव नहीं है। सुधारात्मक उपाय सीट अप्स और पेल्विक जो टिल्ट एक्सरसाइज और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेस और ताड़ आसन अगर आप करते हैं तो लॉर्डोसिस की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। ये भी एक प्रकार की विकृतियां हैं। अगर मैं चाहूंगा कि अगर आप लाइक न किए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक्स करिए, और नीचे लिंक में जाइए और जो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए तत्काल वीडियो पाने के लिए। स्कोलियोसिस जो होता है, ये स्कोलियोसिस वह अवस्था है जिसमें रीढ़ की हड्डी बाईं या दाईं, जैसे आप देखेंगे ये रीढ़ की हड्डी जैसे ये बाएं या दाएं इस तरह की यस की आकृति या सी की आकृति बना देता है, मुड़ जाती है, जिससे शरीर असंतुलित दिखाई देता है। कारण क्या होता है? जन्मजात भी दोष होता है। एक कंधे पर भारी बैग उठाना, खाली अगर इसी तरह से उठाएंगे तो ऐसे दब जाएगा, इस तरह से। और मांसपेशियों का असंतुलन, और दूसरा चोट अगर लग गया हो मान लीजिए तो भी रीजन है। दुष्प्रभाव शरीर का असंतुलन, पीठ का दर्द, फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, क्योंकि ऐसे होता है तो ये दब जाता फेफड़ा। रोकथाम एवं सुधार की नियमित व्यायाम, संतुलित बैठने खड़े होने की आदत, बैग दोनों कंधों पर समान वजन से उठाना, और चिकित्सीय परामर्श अगर लेते हैं तो स्क्लेरोसिस से आप निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और सारे प्रश्नों के साथ। और मैं टीजीटी की भी तैयारी में लगा हूं, और हो सकता है एक वीडियो के बाद टीजीटी का एक बेहतर कलेक्शन ऑपरेशन बैडमिंटन से रिलेटेड आपको प्रश्न मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।